ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जब 11वां पार्ट स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो बल है ना, बल पर आधारित जो बिंदु हैं, जैसे हमने देखा कार्य को, तो कार्य के बारे में ये चीजें देखी गई थी कि कार्य बिना बल के संभव नहीं था। बल के बारे में ये पढ़ा था कि बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर रहा था और गतिमान वस्तु को स्थिर कर रहा था। तो इन दोनों बिंदुओं में अपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि ये दोनों बिंदु जो है बल पर आधारित है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब किसी स्थिर वस्तु में हम किक मारते हैं, लात मारते हैं, जैसे हमने फुटबॉल का उदाहरण लिया था, फुटबॉल पर जब इस तरह की फुटबॉल को लात मारी जाती है, किक मारी जाती है, तो वो गतिशील हो जाती है। इसी प्रकार किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा मारा गया शॉट से गतिशील वस्तु को जब हम हाथों से रोकते हैं, बॉल को रोकते हैं, तो वो स्थिर हो जाती है। तो दोनों कंडीशनों में अब स्थिर वस्तु को तो गतिमान हम कर सकते हैं, गतिमान वस्तु को हम स्थिर कर सकते हैं। अतः बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। तो इसके बाद हमने कार्य को पढ़ा था, देखा था कि कार्य जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, F बल लगाने से वो अगर विस्थापित होती है तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसको कार्य कहा जाता था। हमने इसको स्पष्ट रूप से उदाहरणों से देखा था कि यदि किसी वस्तु पर हम F बल आरोपित करें, आरोपित करने से एक बिंदु A से B बिंदु पर विस्थापित हो जाए, विस्थापन के लिए जो अल्प विस्थापन F था वो उत्पन्न हो जाए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य क्या था? कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन था। अगर हम कार्य को W से, बल को F से और विस्थापन को S से व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि W बराबर F गुना S। ठीक है। फिर हमने थीटा के लिए देखा था कि एक एंगल पर थीटा कोण था, उसके बाद अगर एंगल को हम परिवर्तित करें तो वो फिर एक 80 डिग्री पर। तो अब इन कोणों के बारे में स्पष्ट रूप से हम देखा गया था कि ये कोण जो है एक अभिव्यक्ति के रूप में थे, परंतु मैं क्या काम करूं कि अगर m द्रव्यमान की वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई अगर मैं h से गिराऊं, पृथ्वी की तरफ गिराऊं, तो उसमें g गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस तरह से अगर उस वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा पढ़ा था हमने कि F बराबर mgh होगा। अब mg अगर उसमें h विस्थापन था तो फिर टोटल mgh हो जाएगा ना। तो उसको मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि m द्रव्यमान की वस्तु जब स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, लटकाई जाती है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो है ना g गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है और ये गुरुत्व त्वरण जो है इसका मान निश्चित होता है, जो g बराबर 10 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो इस तरह से देखिए, अब मैं एक बार उसके बारे में बता देता हूं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई f से नीचे की तरफ गिराया जाए तो उसमें g गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है, g गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है। तब उसके द्वारा किया गया गुरुत्व कार्य क्या होगा? W बराबर mgh होगा। ये था। ये कभी कभी किसी सवाल में काम आ जाता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, g उसमें उत्पन्न गुरुत्व त्वरण है, h इसकी ऊंचाई है, और g के लिए लगभग ये सवाल अगर कोई आता है तो पेपर में इसका मान क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है, ये दिया हुआ होता है। जैसे अब बात करते हैं, हमने ये जब कार्य के बिंदु पढ़ा था तो कार्य के बिंदु में कुछ सवाल है। देखिए, मैं उस सवालों को पढ़ रहा हूँ, उस सवालों के बारे में आपको इसलिए ध्यान रखना है कि वो सवाल क्या है। अब मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को कीजिए, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे आपको कंफर्म होगा नहीं कि क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह के न्यूमेरिकल है। मैं आपको एक उदाहरण जिसमें हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उस उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण क्या है, तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है कि ये उदाहरण कहाँ से आए हैं, किस तरह से आप इनको समझना है। समझ रहे हो बात को? तो इन उदाहरणों को अब मैं तो बेसिकली आपसे यही कह रहा हूँ कि उनको करके देखिए। देखिए, कह रहा है यदि सफर में जाते समय, कह रहा है यदि सफर में जाते समय, कह रहा है यदि सफर में जाते समय, पहला उदाहरण है, यदि सफर में जाते समय, सफर में जाते समय आप 12 किलो के एक थैले को, आप 12 किलो के एक थैले को कहां से उठा के रख रहे हैं? 12 किलो के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर, कह रहा है धरती से उठा रहे हैं उसको, धरती से ऊपर उठाकर कितना? 1.5 मीटर अपनी पीठ पर रखते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी? 1.5 मीटर अपनी किस पर रखते हैं? पीठ पर रखते हैं, कमर पर लाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमसे? रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करो। तो कह रहा है थैले पर किए गए कार्य की गणना, कार्य का पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए, यहां समझने वाली बात इसमें यह है कि हमें इसमें दे क्या क्या रखा है, आपको याद रखना है। देखिए, इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है।
उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको ये बात समझनी है। और उसने देखिए हाँ लास्ट में दे रखा है, मैं तुम्हें बता रहा था कि जी का मान उसने दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ये जी का मान दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें दे क्या रखा है, देखिए थैले का द्रव्यमान कितना है 12 किलो, एम बराबर कितना दे रखा है 12 किलो, ठीक है। अब जी का मान हमारे पास ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है एच, देखिए ये जो ऊंचाई है ना 1.5, ये एच का मान है, विस्थापन जिसको हम लोग कह रहे हैं, एच का मान दे रखा है 1.5, ठीक है। अब कह रहे हैं कार्य की गणना करो, हम जानते हैं कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ गुणा एच, परंतु ये कब था, जब किसी एम द्रव्यमान की वस्तु पर अगर हम बल लगाए तो उसमें एस विस्थापन हो, लेकिन अब उसमें विस्थापन एच दे रखा है क्योंकि ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ये बात समझने की है। अगर हम किसी स्पेस सीधी धरती पर प्लेन जगह पर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वो एक बिंदु ए से बी बिंदु तक लाने पर तब तो विस्थापन एस उत्पन्न होगा, अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें विस्थापन एच होगा। ये बात आपको नोटिस करनी है क्योंकि हम जब स्प्रिंग में प्रत्यास्थता पढ़ेंगे तब भी आपको ये बात समझनी है। तो अब आपको ये बात याद रखना है कि अगर किसी प्लेन स्पेस पर सतह पर हम एक बिंदु पर रखी वस्तु एम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ बल लगाएं, जब उस पर हम एफ बल आरोपित करेंगे तो एफ बल आरोपित करने से वो ए बिंदु से बी बिंदु तक आ जाएगी, बिल्कुल प्लेन जगह, तब उसमें विस्थापन एस उत्पन्न होगा। परंतु हम क्या काम करें कि यदि किसी वस्तु को या तो पृथ्वी से ऊपर उठाएं, उठाएंगे तो लंबवत होगा ना, लंबवत होगा तो ऊंचाई में कन्वर्ट होगी, उसकी ऊंचाई नीचे से ऊपर लाएंगे, या ऊपर से नीचे की तरफ गिराएं तब भी ऊंचाई कन्वर्ट होगी। तो ये बात आपको समझनी है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से हम ऊपर उठाएं या ऊपर से पृथ्वी की तरफ डालें तो उसमें विस्थापन उत्पन्न एस आएगा, अर्थात जो ऊंचाई उसकी होगी वो एस में कन्वर्ट की जाएगी, एस में मानी जाएगी, ठीक है। तब ये हो गया। परंतु हम क्या जानते हैं, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु को किसी एच ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें त्वरण गुरुत्व त्वरण जी होगा, तब किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर एम जी एच होगा। अब इनके मान रख दो तीनों के मान, m का मान कितना दे रखा है 12, g का मान कितना दे रखा है 10, h का मान कितना दे रखा है 1.5, ठीक है। इन तीनों को गुणा करा दो, लगभग 180 जूल, ठीक है। तो इस तरह के जो सिंपल से एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं इन सारे उदाहरणों को आपको करना है। देखिए एक और उदाहरण इसमें मैं देखता हूँ, तो जब तक इनको आप अपने हाथों से करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, मैं को देखिए एक दूसरा उदाहरण देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति, अब ये बात ही समझनी है आपको, दूसरा उदाहरण क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से यानी नीचे से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। फिर क्या कह रहे हैं हमसे, 30 डिग्री कोण बना रही है, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने पर, कह रहा है इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कार्य पूछ रहे हैं,
अब देखिए ये बात आपको याद रखनी है। पहले तो सबसे पहले हमें याद रखना है, कह रहा है एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। क्षैतिज से इस प्रकार खींच रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब 30 डिग्री का जब कोण बना रही है तो इधर क्या होगा, cos ऑफ थीटा होगा। मैं इसको बता देता हूँ, cos ऑफ थीटा 30 डिग्री, इसका मान रख लो। देखिए cos 30 का मान, 30 का मान आप जानते हो कितना होता है, √3/2 लिख सकते हो, या तो √3/2 भी इसको लिख सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आपको इसका मान वैसे भी पता है 0.866 होता है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो 0.866, ये भी इसका मान होता है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसका मान लिख सकते हो। अब इसको हल कर लो। F बराबर कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है, F इक्वल टू बल का मान कितना है 5 न्यूटन, और क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विस्थापन कितना है 20 मीटर, F का मान कितना है 20 मीटर, जरा ना 20 मीटर ले जाने पर विस्थापन ही तो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, बल पर विस्थापन का कोण कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री की आप सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वो कह रहा है किए गए कार्य की गणना करो। मैंने आपको जो कोण बताया था तो आपको वो बात याद रखनी थी कि W बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, SF cos ऑफ थीटा, इसका मान रख दो। F का मान आपके पास है, विस्थापन का मान है, कोस का मान मैंने आपको बता दिया 30 डिग्री, या तो यही है, तो इनके मान रख दो, गुणा करके आप इनका मान उत्तर निकाल सकते हो। तो ये चीजें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल इसके सामने आते हैं उन सबको अगर हम एक साथ स्टार्टिंग में कर लें तो फिर बाद में दिक्कत। ऐसे देखिए 10वें चैप्टर में रह गए, तो 10वें चैप्टर में भी इस तरह से रहे हुए हैं, तो ये चीजें आपको समझनी है कि इनका मान किस तरह से हम निकाला जाए। अब इनका गुणा कर लेना। ठीक है, आप रखना चाहो तो इनके मान रख लो। ठीक है, जैसे इसका मान होता है 20, F का मान कितना दे रखा है 5, F का मान 20, इसका मान कितना है 0.866। ठीक है, 20×5 100 गुणा 0.866, इसको आगे हल कर लेना। जब इसको आप आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 86.6 जूल। तो इस तरह से इनको कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए थे, इसलिए मैंने इनको करवाया। ठीक है, देख लेना इनको एक बार और करके, कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए आगे अगला बिंदु है ऊर्जा। कार्य के बाद दूसरा बिंदु है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या है, हमने छोटी क्लासों में 9वीं क्लास में हमने ऊर्जा के बारे में विशेष कर पढ़ा था, इसी 11वें चैप्टर में, क्योंकि 11वां चैप्टर भी कार्य ऊर्जा का है, 10th क्लास में भी कार्य ऊर्जा और शक्ति का है। तो ऊर्जा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली ये देखा था कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी, ये सब ऊर्जा के। हमने इस बात को 9वीं क्लास में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण या उसकी गति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होती है उसको सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये बेसिकली देखा गया था कि किसी भी गतिशील वस्तु में ऊर्जा निहित होती है, और जो वस्तु गतिशील है उसमें गतिज ऊर्जा पाएगी। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान अधिक है तो उसमें उसकी स्थिति के कारण, भार के कारण उसमें स्थिति ऊर्जा समाहित होगी। तो टोटली ये बात देखी गई थी कि किसी भी वस्तु किसी भी प्रकार की, उसमें दो ही प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना है, आप सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा, आपको लिखना है कि क्या है ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा, ये बात आप पहले पढ़ा है अपने 9वीं क्लास में कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा निहित है वो कार्य करने की क्षमता रखती है। हम किसी वस्तु की ऊर्जा को किस तरह से इसका माप कर सकते हैं, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा के बारे में कैसे मापेंगे कि इसमें कितनी ऊर्जा है। जो वस्तु जितना कार्य करेगी, यानी कार्य के आधार पर हम ऊर्जा की गणना कर सकते हैं कि वस्तु जितना अधिक कार्य करेगी इसमें ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा अगर कम है तो वो कम कार्य करेगी। तो किसी वस्तु की ऊर्जा का माप या ऊर्जा की गणना हम उसके कार्य, इसके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर करते हैं। तो देखिए क्या लिखना है आपको, लिखना है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा
विभिन्न प्रकार की ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं हमारे पास। हमारे सिलेबस में इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बिंदु है वो यांत्रिक ऊर्जा में स्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऊर्जाएं बहुत सारे प्रकार, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये बहुत प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है। और आपको याद रखना है ऊर्जा के बहुत सारे उदाहरण, जैसे बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी, तीर से छोड़ा हुआ, धनुष से छोड़ा हुआ तीर, ये सब ऊर्जा के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात बेसिकली आपको पता लग गई कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। समझ रहे हो? आपको लिखना है उदाहरण के लिए बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी और धनुष से छोड़ा हुआ बाण, ये सभी ऊर्जा के उदाहरण। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब पढ़ेंगे हम ऊर्जा के प्रकार। देखिए मैं तुम्हें बता रहा था कि ऊर्जाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, उन सारे प्रकारों की ऊर्जाओं की परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषाएं हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। अब लेकिन मुख्य रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा में स्थित यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हमारे सिलेबस में विस्तार से समझाया हुआ है। अब जो बहुत सारी ऊर्जा हैं उन सब की बात मैं छोटी छोटी सी आपको परिभाषाएं लिखा देता हूँ। तो देखिए ये बात आपको एक बार दोबारा सुन लो, हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा। आपको याद रखना है कि वस्तु द्वारा किए गए कार्य की क्षमता, या इस बात को दूसरे शब्दों में क्या लिखें कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी आदि के उदाहरण है। ठीक है, फिर आपको लिखना है ऊर्जाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ठीक है, तो इन ये सब लिखने के बाद आपको मैं सबकी पहली परिभाषा, इनकी छोटी छोटी परिभाषा में लिखवा देता हूँ। जैसे पहला है यांत्रिक ऊर्जा। जितने भी प्रकार की ऊर्जा है हमारे सिलेबस में इन सबकी परिभाषा दे रखी है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा क्या है? देखिए हमने इस बात को 9वीं क्लास में पढ़ा था कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, अर्थात यांत्रिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। हम ऊर्जा के प्रकारों में पहली परिभाषा पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। आपको लिखना है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित या संचित ऊर्जा तो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, तथा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उस वस्तु में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा क्या है? देखिए आपको याद रखना है कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी में स्थित ऊर्जा, भोजन। तो ये क्या है? जो रासायनिक क्रिया, जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो एक रासायनिक क्रिया, क्योंकि कुछ इनके द्वारा एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर में भोजन का पाचन करते हैं, तो एक तरह के रासायनिक क्रिया। किसी बैटरी, जैसे हम द्वितीयक संचायक सेल की बात करें, तो बैटरी में बहुत सारे मैग्नीज डाइऑक्साइड और कुछ रसायन भरे होते हैं, तो इनके अंदर रासायनिक अंदर क्रिया होती है, इस तरह से उत्पन्न क्रिया को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो क्या लिखना है आपको रासायनिक ऊर्जा के बारे में? लिखना है कि रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे बैटरी की ऊर्जा, भोजन का पाचन, सब रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, तीसरा है नाभ की ऊर्जा। ये नाभ की ऊर्जा क्या है? देखिए नाभ की ऊर्जा हमने इससे पहले 2-3 शब्द पढ़े थे, नाभ की संलयन, नाभ के विखंडन और श्रृंखलन अभिक्रिया। तो अब ये जो नाभ की अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए नाभ की एक तरह के एक ऐसी अभिक्रिया है कि जो नाभ के संलयन, देखिए नाभ के संलयन क्या था और नाभ के विखंडन क्या था, हमने देखा था संलयन में जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वो ऐसी इस क्रिया को नाभ के संलयन कहते हैं। विखंडन का मतलब क्या था? संलयन का शाब्दिक अर्थ जुड़ना होता था। अतः जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके आपस में एक भारी नाभिक का निर्माण करते थे, तो उसको नाभ के संलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए बेरियम 141 141 और क्रिप्टॉन 149, ये दोनों आपस में जब मिलते थे तो हमने देखा था कि ये दोनों नाभिक आपस में मिलकर के भारी नाभिक, या तो यूरेनियम 235 हो सकता है, यूरेनियम 238 हो सकता है। तो मिलना, संलयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? जुड़ना। जब दो हल्के नाभिक मिलकर
एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब विखंडन क्या, विखंडन का शाब्दिक अर्थ टूटना होता है। इस प्रकार जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब देखिए दो चीजें इसमें समझने की हैं कि संलयन जब दो नाभिक जुड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विखंडन जब नाभिक एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो इस तरह से हमने दोनों कंडीशनों में देखा था कि संलयन में तो ऊर्जा की हमें आवश्यकता हो रही है, विखंडन में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय संलयन और विखंडन की क्रिया के दौरान प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आप भूल गए होंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है, हमारे सिलेबस में इनकी सबकी छोटी छोटी परिभाषा है, मैं इसलिए इनको लिखवा रहा हूँ क्योंकि इनके हमने पढ़ा था कि ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है। ये विद्युत ऊर्जा क्या है, देखिए विद्युत आवेशों, अब विद्युत आवेश के हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश केवल दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो आपको याद रखना है विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब ये आवेश क्या है, ये बात आप पढ़ चुके हो कि ऋणावेश और धनावेश की केवल दो ही आवेश होते हैं। हमने देखा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम दो आवेश धनावेश और ऋणावेश को आपस में क्रिया करवाएं तो उनके द्वारा निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है, अब इतना सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल इतना याद रखना है कि आवेशों विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और भी बहुत सारी ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, तापीय ऊर्जा है। तो बहुत सारी ऊर्जा है, इन सबका कोई मतलब है नहीं, मैंने दो चार परिभाषाएं आपको इनमें से बता दी हैं, आप इन सबको आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये इतना बड़ा बिंदु नहीं है। अब पढ़ेंगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। वो तो हमने पढ़ा था, उसकी बेसिकली परिभाषा थी। अब यहाँ यांत्रिक ऊर्जा बहुत बड़ा बिंदु है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, देखिए हमने पढ़ा था ये ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा मुख्य रूप से जो है ना ये दो प्रकार की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये सब दोनों का क्या है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है ना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा में एक बार आपको फिर बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये गतिज ऊर्जा क्या है, कितना टाइम हो गया, गर्मी में हालत बिगाड़ सकते 2 मिनट और। गतिज ऊर्जा क्या है, देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में संचित या फिर निहित, दोनों बात एक ही कॉमन है। आप निहित शब्द का उपयोग कर सकते हो, संचित शब्द का उपयोग कर सकते हो। आपको लिखना है किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरे वर्डों में किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब गतिज ऊर्जा के बारे में हमने ये देखा था कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, जिनमें वजन होता है, द्रव्यमान जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उन वस्तुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। क्योंकि हमने देखा था, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत कम होता है उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। वही चीज मैं क्या काम करूं, एक ट्रक को और एक कार को एक ही स्पेस पर दौड़ाऊं तो हम देखेंगे कि कार जो है ट्रक की अपेक्षा जल्दी पहुंच जाएगी। कारण आपको पता है कि ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, कार की अपेक्षा। तो यही बात आपको समझनी है
कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो इन दोनों उदाहरणों से आपने देखा था। इसी प्रकार मैं क्या काम करूं, एक बहुत हेल्थी मोटे बच्चे को और एक बहुत पतले बच्चे को मैं एक साथ दोहराऊं, तो तुम देखोगे कि जो पतला बच्चा है ना वो जल्दी पहुंच जाएगा मंजिल मकसद पर। कारण क्या है कि उसका द्रव्यमान उसके अपेक्षा कम है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान कम होता है उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उनकी गतिज ऊर्जाएं कम होती है। ठीक है, चलो देखेंगे आज कल।